ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी? चलिए, कल हमने लास्ट पॉइंट बताओ कहाँ तक पढ़ा था? अधीनस्थ संध्या सभी लिख ली थी या लिखनी है? बाकी लिखनी है ना? लगाती? ओके, अब पहले तो रजिस्टर बंद करो। गर्ल्स बॉयज, पहले बोल रहा हूँ, क्लास के रूल्स और रेगुलेशन सुन लेना। मैं 10 बच्चों को पढ़ाना पसंद करूँगा। कितने? 10 बच्चों को जो सभ्य और डिसिप्लिन के रहकर अंदर रहकर पढ़ना पसंद करेंगे। वरना कान खोल के सुन लेना और अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल के स्टूडेंटों को भी पूछ लेना कि मेरी क्लास के अंदर डिसिप्लिन के साथ नो कन्वर्सेशन, आपस में बात 1% भी नहीं होनी चाहिए। पहले बोल रहा हूँ, वरना मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्लास से सीधा बाहर निकालूंगा। 10 बच्चों को मैं पढ़ाना पसंद करूंगा। भीड़ को पढ़ाकर मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लेना। और बात करता हुआ कोई पाया गया ना साला, सीधा भगाऊंगा यहाँ से। हिस्ट्री पढ़ाने वाले के 2 ही रूल्स होते हैं, एक पढ़ाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, और दूसरा कानून न कायदा ठोके जिसका फायदा। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से पढ़ो। और पहली बात तो यही, आपके एग्जाम डेट सर पर है, इसलिए 1 मिनट भी मिले तो उसको यूटिलाइज करो। इस बात को ध्यान रखें। रजिस्टर बंद कर दो। जो हमने पढ़ा है एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल स्टूडेंट्स हमने मॉडर्न शुरू किया था, और मॉडर्न के अंदर मैंने आपको अंग्रेजों का राजपूताना की रियासतों में प्रवेश बताया था ना? ठीक है, मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने राजपूताना की रियासतों में प्रवेश करने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए कितनी संधियां की थी? कितनी की थी? पहली संधि बोलो, दूसरी, ओके। अब जिसको आता है हाथ खड़ा, सायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? सायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत बढ़िया। सायक संधि का उद्देश्य क्या था? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, सायक संधि का उद्देश्य क्या था? हाँ, सबसे लास्ट, हाँ बताओ, लास्ट। रियासतों में क्या करना? ओके। राजपूताना की पहली रियासत जिसने सर्वप्रथम सायक संधि की, राजपूताना की पहली रियासत जिसने सायक संधि की, हाँ बताओ। पीछे, हाँ बताओ, बताओ, खड़े हो, आपके पीछे। कब की थी? देखा, ये उत्तर सबसे तगड़ा है। तारीख बताओ। बहुत बढ़िया, 29 सितंबर 1800। बैठो। दूसरा क्वेश्चंस मेरा, रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि किसने की थी सर्वप्रथम? रक्षात्मक एवं आक्रामक सायक संधि किसने की थी? हाँ बताओ, हाँ आप बताओ। बहुत बढ़िया। राजा कौन थे? बैठो। बख्तावर सिंह। कौन बताएगा कि बख्तावर सिंह ने ये संधि कब की थी? छोड़िया, आवाज बिल्कुल भी नहीं निकालोगी, चुपचाप। उत्तर आता है हाथ खड़ा, बस। हाँ बताओ पीछे। 03, बिल्कुल सही। 14 नवंबर 1800
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? बताओ। लॉर्ड लेक। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ जोधपुर के राजा कौन थे जिसने सहायक संधि की? लास्ट बताओ। बहुत बढ़िया, मान सिंह जी। जयपुर के राजा कौन थे? बहुत बढ़िया। बताओ धौलपुर के राजा कौन थे? हाँ बताओ। हाँ गर्ल्स में पीछे, हाँ बताओ। कीरत सिंह। कौन थे? बहुत बढ़िया। 2 बार सहायक संधि किस रियासत ने की? सभी बता दो। कौन सा पुर? हाँ बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट, सहायक संधि मैंने बताया वेलेजली गवर्नर जनरल के रूप में चेंज हो गया, बाद में एक और कोई गवर्नर जनरल आया जिसने सहायक संधि पर स्टॉप लगा दिया। बाद में एक गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम था? उसने कौन सी संधि लागू की? अधीनस्थ संधि का उद्देश्य क्या था? किसका? EIC का मतलब? बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताओ अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने अधीनस्थ संधियां की? बोलो। कौन सा कोप? सहायता किसने की थी? किसने की? ओके जल्दी से बताओ सर्वप्रथम, अब जिसको पूछूंगा वही बताएगा, अधीनस्थ संधि करने वाली रियासत कौन सी थी सर्वप्रथम? हाँ बताओ। राजा। बहुत बढ़िया। तारीख बता सकते हो? अरे रुक जाओ रे, मार दूंगा मैं, टूपा दे दूंगा सालों को। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन मैं तुम्हारा अच्छे से थोड़ा स्वागत करके पढ़ाऊँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब बंदोली निकालूँ तुम्हारी, साले कमीन कहीं के। हाँ बताओ। 9 सितंबर, 9 नवंबर 1800। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताओ वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि किसने की? कि नहीं बताया? पक्का झूठ बोल रहे हो? लास्ट पॉइंट बताओ कॉपी में क्या लिखा? अच्छा, अंतिम रियासत के रूप में सिरो है, यही पॉइंट लिखे ना? चलो अब कुछ पॉइंट और लिखो स्टूडेंट्स, इसी के अंदर लिखोगे किसमें? अधीनस्थ संधि। समझाए नहीं थे आगे पॉइंट? तो बोर्ड पर देखो, पहले समझो। वापस रिपीट कर रहा हूं, कौन सी संधि? तो सुनो, अधीनस्थ संधियां मैंने आपको बताई कि लागू करने वाला और जिसके समय हुई वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, सर्वप्रथम तो हो गई कौन सी? जल्दी से बताओ। करौली। और सबसे लास्ट में कौन सी? और सिरोही के राजा थे कौन से सिंह? शिव सिंह। 11 सितंबर 1823, ये बता दिया था। अब नेक्स्ट सुनो और समझो स्टूडेंट्स, राजपूताना की हर एक रियासत के साथ होगी कौन सी संधि? और हर एक रियासत के साथ संधि करने वाला सर्वाधिक संधियां जो की थी वो अंग्रेज अधिकारी था। जल्दी से बोलो कौन? मेटकोप। पर सुनो, वागड़ प्रदेश जो था, कौन सा प्रदेश? अब वागड़ प्रदेश में रियासतें कितनी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इन 3 रियासतों के साथ चार्ल्स मेटकोप ने अधीनस्थ संधि। तो बताओ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रियासतें कहाँ की बनी? सवाल सीधा पूछेगा कि वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी वो था स्टूडेंट्स, पहले लिख देता हूं कौन सा पुर, दूसरा
और तीसरा, अब इन तीनों के साथ जो संधि की थी वो था जॉन मेलकम। कौन था? और ये था कहाँ का एजीजी? मालवा का एजीजी। मालवा का मतलब वर्तमान का मध्य प्रदेश है ना, वहाँ का एजीजी था जॉन मेलकम, जिसने वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ कौन सी संधि की? कौन सी संधि की? अब सुनो, मैंने आपको जब सहायक संधि पढ़ाई तब अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि के अलावा एक और बात कही थी कि मैं बदले में फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। इसका मतलब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि हमने मराठाओं को भी चौथ, तो हम आपको भी कोई भी खिराज नहीं देंगे। तो सुनो, और भी ऐसी राजपूताना की रियासतें थी जिन्होंने मराठाओं को मराठाओं को चौथ नहीं दिया, और जिन रियासतों ने मराठाओं को चौथ नहीं दिया उन्होंने भी अधीनस्थ संधि के दौरान कहा कि हम अंग्रेजों को फूटी कोड़ी भी। वो कौन सी थी? सुनो, एक तो सबसे पहले ही पढ़ ली, बोलो कौन सी? बोलो। एक याद रखोगे कौन सा? नेर। एक कौन सा? मेर। और एक याद रखोगे कौन सा? गढ़। हाँ जी, इन रियासतों ने अंग्रेजों को खिराज देने से क्या किया? इनकार। अब सुनो, और स्टूडेंट्स, राजपूताना की हर रियासत के साथ क्या हुई? 3 रियासतों को छोड़कर। नाम सुनना, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। याद करो, सहायक संधि में इन तीनों रियासतों का जिक्र हमने किया कि नहीं किया? तो अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत ही इन तीनों को नियंत्रण में ले लिया, इसलिए इन तीनों के साथ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौन सी संधि? तो देखो, अब स्पेसिफिक पॉइंट सुनो। वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि जॉन मेलकम ने की। अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ ने अंग्रेजों को खिराज, और अलवर, भरतपुर और धौलपुर के साथ अधीनस्थ संधि। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब जो अधीनस्थ संधि की आपने टेबल बना रखी उसके नीचे ही ये 3 पॉइंट लिखो। पहले लिखो, लिखो वागड़ प्रदेश की, वागड़ प्रदेश की, कौन से प्रदेश की? वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ, वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि। वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि किसने की? जॉन मेलकम ने की। जॉन मेलकम ने की। लिख लिया? स्टार और नोट लगाकर लिखोगे। जब स्टार और नोट का बोलूं तो समझ लेना वो एग्जाम में पूछा हुआ है और भी पूछ सकता है। स्टार और नोट लगाकर लिखिए स्टूडेंट्स। अलवर, बीकानेर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर व कौन सी? किशनगढ़ रियासत ने, किशनगढ़ रियासत ने अंग्रेजों को खिराज नहीं दिया। अंग्रेजों को खिराज नहीं दिया।
अंग्रेजों को खिराज नहीं दिया। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट्स, अलवर, अलवर, भरतपुर व धौलपुर रियासत ने, अलवर, भरतपुर व धौलपुर रियासत ने नहीं के साथ अधीनस्थ संधियां नहीं हुई, के साथ अधीनस्थ संधियां नहीं हुई। अधीनस्थ संधियां नहीं हुई। लिख लिया, लिख लिया ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक टेबल है, हाँ ये वाली टेबल, अधीनस्थ संधियां, लिखो इनको। और लिखने से पहले बोर्ड पर देखो, आपको इसमें दो करेक्शन करने हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको करना है दिसंबर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको करना है जनवरी। लिख लो जल्दी से। और एक बात और सुनो, सुनो स्टूडेंट्स, यहां पर अच्छे से देखो कोटा को। कोटा की एक और स्पेसिफिक बात, मैंने आपको बताया कि अधीनस्थ संधियां लगभग सभी रियासतों के साथ हुई और सबके साथ एक जैसी अधीनस्थ संधियां थी, पर कोटा के साथ कुछ अतिरिक्त संधि हुई। हर एक संधिया जिन रियासतों के साथ हुई, उस समय शर्तें जो थी, बातें जो थी, 10 बातें थी। कितनी थी? कोटा के साथ भी 10 बातें थी, पर 1822 के दौरान एक बात और लिख दी गई शर्त में, किसकी? कोटा की। और एक अतिरिक्त विशेषता बन गई, किसकी? अगर सवाल पूछ ले अंग्रेजों ने किस रियासत के साथ विस्तृत एवं व्यापक अधीनस्थ संधि की, वो कौन सी हो जाएगी? विस्तृत का मतलब बड़ा रूप हो गया संधि के रूप में। तो यहां पर मैं आगे कोटा के आगे लिखूंगा कौन सी? विस्तृत व व्यापक संधि। लिख लो अब। बहुत बढ़िया अंकित, सुरक्षा आवरण तैयार करना अंग्रेजों के लिए, बहुत बढ़िया। सारों की डेट भी याद करनी है क्या सर जी?
नहीं, सबकी याद नहीं करनी, अभी मैं बता दूंगा किन किन की आपको तारीख याद करनी है। 6 जनवरी 1818 है, याद रखिएगा, जोधपुर की। लिख लिया ये सभी ने? जल्दी से लिखो। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। लिख लिया ना? लिख लिया सभी ने? आगे ले ले। ओके, नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लिखिए जल्दी से। लिखने में थोड़ा फास्ट रहे, समझे अच्छे से और लिखे फास्ट। संधियों को लिखकर कुछ सवाल पैदा हो रहा है क्या? क्या सवाल आ रहा है? झालावाड़ कहानी में ट्विस्ट है, अभी बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखो।
लिख लिया? लिख लिया क्या? चलिए अब देखिए जल्दी से और समझिए। यहां पर हमने सबसे अंत में तो ऊपर लिखा कौन सा रोही, सिरोही, और फिर लिख दिया यहाँ टेबल के अंदर झालावाड़। एक बात सुनो, सीधा सवाल पूछूंगा, आपको हर एक चीज आती है, बस उस चीज को उजागर करना होता है। आपसे सवाल पूछूंगा, आपने कभी न कभी राजस्थान का एकीकरण पढ़ा ही होगा, कभी न कभी गलती से भी। एकीकरण के दौरान रियासतों का परिचय पढ़ा होगा। रियासतों के परिचय का मतलब सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी? बोलो। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत। अब सुनो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी कहानी है। कोटक के राजा थे शत्रुसाल। कौन थे? कौन थे? शत्रुसाल थे। और शत्रुसाल के ऊपर अटैक हुआ था आमेर के राजा माधो सिंह का। कौन से सिंह का? अब माधो सिंह जो थे ना स्टूडेंट्स, उनमें जॉन ग्रेट खली के गुण थे। 7.5 फुट हाइट, यानी 7.5 फुट के आसपास लंबे और 5 फुट चौड़े थे। तुम्हारी जितनी हाइट है उतने तो वो चौड़े थे। सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर के अंदर आज भी उनका कुर्ता पड़ा है। कभी जाओ तो उस कुर्ते को देखना, और कुर्ते को देखकर पहले ये मत सोचना कि ये पर्दा है। जिसको तुम पर्दा मानते हो वो कुर्ता है। कौन से सिंह का? माधो सिंह का। अब माधो सिंह जी को क्या हुआ, रणथंबोर उपहार में दिया था। एक शासक था अहमद शाह। कौन था? अब अहमद शाह ने रणथंबोर उपहार में दे दिया। जल्दी से बताओ किसको? और वो रणथंबोर जो था वो कोटक के राजा शत्रुसाल के अधीन था। किसके अधीन था? अब बताओ, माधो सिंह की सेना गई कौन से भोर? रणथंबोर। रणथंबोर पहुंची और कोटक के शत्रुसाल की जो वहां सेना तैनात थी, उस सेना को जाकर कहा इस दुर्ग को खाली करो। तो शत्रुसाल की सेना ने कहा क्यों? क्यों खाली करें? तो कहा हम आमेर के राजा माधो सिंह जी की सेना है और ये रणथंबोर हमारे राजा को उपहार में दिया कौन से शाह ने? तो शत्रुसाल की सेना के सैनिक हंसे और कहा अगर ऐसी बात है तो तुम पहुंचो जयपुर और जयपुर को पूरा खाली करो। तो आमेर यानी जयपुर वही। तो माधो सिंह जी की सेना ने भी कहा क्यों खाली करे? तो कोटा की सेना ने कहा कि हमारे राजा है कौन सी साल और शत्रुसाल को पूरा उपहार में दिया है जयपुर। तब माधो सिंह की सेना ने कहा मजे ले रहे हो तुम हमारे? तो कहा कि अगर तुम्हें कोई उपहार में चीज प्रदान करेगा और हम खाली कर देंगे, हम खाली करने वाले नहीं है। ये रणथंबोर शत्रुसाल के पास ही रहेगा। तो माधो सिंह की सेना ने कहा कि फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, हमारे राजा, तभी कोटा की सेना ने कहा 7.5 फुट लंबे और 5 फुट चौड़े हो, यही कहना चाहते हो? तो कहा तो कहा सोच लो, पाप काट देंगे हमारे राजा। तो कहा अपने राजा को जाकर कहो मुलाकात युद्ध मैदान में होगी। इसका मतलब कोटा की सेना के पास भी कोई धुआंधार योद्धा होगा। था जस्ट लाइक कटप्पा जैसा। किसके जैसा? और उसका नाम था झाला जालिम सिंह। क्या नाम था? शत्रुसाल ने अपने कटप्पा झाला जालिम सिंह को बुलाया और जालिम सिंह को कहा जालिम सिंह, आमेर की सेना आ रही है हमारी सेना से लड़ने के लिए।
तो जालिम सिंह ने कहा आने दो, उनका स्वैग से स्वागत करेंगे। तो कहा, शत्रु साल ने कहा पहले दुश्मन की खूबी सुन लो। जालिम सिंह ने कहा बताओ। तो कहा माधो सिंह जो है 7 फुट के आसपास लंबे और 5 फुट, वो कबड्डी कबड्डी करके एक बार हमारी सेना के सामने दौड़े ना तो आधे सैनिक तो खुद उछाल कर ले जाएंगे। तब जालिम सिंह ने कहा कि भुजबल से कभी भी युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है दिमाग से। फैक्ट ठीक नहीं है। जालिम सिंह ने कहा संदेश भेजो माधो सिंह जी को कि और किसी को भी साथ में लाना है तो लेकर आ जाना। शत्रु साल ने कहा ये या तो काम मेरा तमाम करवाएगा या फिर अगले वालों का काम तमाम कर देगा। तो आमिर के कछावा जब हम पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो एक युद्ध पढ़ेंगे बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा वाड़ा? देखो साला इत्तेफाक से जिस स्थान पर युद्ध हुआ, युद्ध का उस स्थल का नाम भी कौन सा वाड़ा है, और लड़ने वाले कौन? जालिम सिंह। जालिम सिंह ने बंटवाड़ा में भट्ट निकाला किसका? माधो सिंह की सेना का। और विजयी हुए कौन से सिंह? अब सुनो, जाला जालिम सिंह की विजय होते ही तो कोटा में जालाओं का बोलबाला होने लगा। दिन ब दिन कोटा में वर्चस्व बढ़ने लगा। किनका? बोलो किनका? और एक समय ऐसा आया कि कोटा के राजा और झालाओं के बीच में संघर्ष होने लगा। संघर्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब अंग्रेजों ने 1838 में, बोलो कब, कोटा से 13 से 17 रियासतें क्या की? अलग। और ये दे दी किनको? झालाओं को। और नाम पड़ गया झालावाड़। अब सुनो, झालावाड़ खुद रियासत के रूप में अस्तित्व में कब आया? बोलो बोलो। और संधिया तो समाप्त हो गई थी 23 में ही। तो एक बात बताओ सीधी, क्या 23 में झालावाड़ रियासत थी क्या? तो बताओ अंतिम रियासत कौन सी हो गई? अब समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो चीजें समझो। इसलिए अंतिम संधि मानी गई कौन सी? रोही के साथ। अब समझ में आया? आ गया ना? अब सुनो स्टूडेंट्स, अब ये टेबल बनाने के पीछे रीजन है। आपको तारीखें याद होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तारीखें याद नहीं होती है तो 3 तो तारीखें तुम्हें याद रखनी ही रखनी है। नंबर फर्स्ट करौली, व्यापक एवं एक विस्तृत संधि कोटा, और सबसे लास्ट रोही ही रोही। इन तीनों के आगे स्टार लगा दो। इन तीनों के आगे स्टार लगा दो। सबसे पहले कौन सी? करौली, उसके बाद कौन सी? कोटा, और सबसे बाद में सिरोही। अब सुनो, तारीखें तो चलो 3 की याद कर लोगे, काम बन जाएगा। पर सुनो, अधीनस्थ संधिया आपके सामने पड़ी है कितनी, और राजा भी कितने हैं? 15 में से कम कान खोलकर सुन लेना। 10 राजा तुम्हें याद होने चाहिए कि किस राजा ने संधिया की थी। सुनो, एग्जामिनर सवाल ऐसा पूछेगा कि छोरा ये सोचता रह जाएगा कि ये सवाल पूछना क्या चाहता है। उसको ये तक समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कैसे बनेगा? सुनो, निम्न में से असुमेलित है ए ऑप्शंस जगत सिंह द्वितीय, बी ऑप्शंस मान सिंह, सी ऑप्शंस भीम सिंह,
और डी ऑप्शंस राज सिंह। अब ये सवाल देगा, अब देखो जो मास्टरमाइंड लगाएगा वो पकड़ लेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुनते रहना। ये कहाँ के राजा थे, पहली बात तो आमेर के, सुनते रहना। फिर यहां पर मास्टरमाइंड लगाएगा मान सिंह, सीधा कहेगा कौन से पुर के, ठीक है। उसके बाद ये मेवाड़ के। अब वो दिमाग लगाएगा जिसको पता है कि मेवाड़, जोधपुर, आमेर ये तीनों समकालीन थे। तीनों ने कौन सी संधि की, अधीनस्थ संधि में कोई नहीं थे, कौन से सिंह। उत्तर क्या हो गया, डी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये तीनों समकालीन है, राज सिंह जी इनके समकालीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको कम से कम 15 में से 10 राजाओं के नाम याद होने चाहिए, वो भी रियासत के साथ। टेंशन मत लो, याद कराने के लिए मैं बैठा हूं, रटाऊंगा नहीं, पूरा एक सिस्टम के हिसाब से याद करवाऊंगा। और वो याद कब होंगे, जब हम पढ़ेंगे राजवंश। क्या पढ़ेंगे, तब याद करवा दूंगा आपको। तो अभी फिलहाल कितनी रियासतें याद रखनी है? सबसे पहले करौली, राजा कौन, बोलो। कोटा, राजा कौन, उमेद सिंह, कौन। और सिरोही, कौन से सिंह। अब पीछे बचे 7 राजा, वो याद करवा दूंगा राजवंशों के दौरान मैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब अच्छे से बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स। बोर्ड पर देखने से पहले आपने जो अपनी कॉपी के अंदर एक टेबल बनाई है अधीनस्थ संधियों की, और जो संधियां हुई अच्छे से साल नोटिस करो कि सर्वाधिक संधियां कौन से वर्ष में हुई, कौन से वर्ष में हुई। अब बोर्ड पर देखो, रजिस्टर फजिस्टर बंद करो और बोर्ड पर देखो, अब समझना है। सर आंसर क्या होगा अगर लास्ट पूछे तो सिरोही, और झालावाड़ ऑप्शंस में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि झालावाड़ 23 के दौरान अस्तित्व में, सही है कि नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखो बोर्ड पर अच्छे से और समझना स्टूडेंट्स। यह है हमारा थान ही थान, कौन सा थान, राजस्थान। अब स्टूडेंट्स राजपूताना की जो रियासतें थी, उन रियासतों के राजाओं ने क्या कर ली, जल्दी से बताओ। और अधीनस्थ संधियां जो हुई थी सर्वाधिक, बोलो कब हुई। संधियां करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन, इस चार्ल्स मेटकोप को अधीनस्थ संधियां करने के लिए भेजा था कहां से, जल्दी से बताओ, बोलो कहां से। अब चार्ल्स मेटकोप ने अपनी रिपोर्ट भेजी, वापस बताओ कहां। और चार्ल्स मेटकोप ने कहा कि हमने 1818 में लगभग राजपूताना की हर रियासतों के साथ क्या कर ली है, और हमारा प्रवेश भी पूरा हो चुका है, और अब हमने इनको नियंत्रण में भी लगभग ले लिया है। तो सुनो, जब ये बात पहुंची कहां कि राजपूताना की हर रियासत के साथ कौन सी संधि हो गई, तब अंग्रेजों ने कहा कि राजपूताना की रियासत को पूर्णतः नियंत्रण में रखने हेतु एक अलग ही विभाग की स्थापना कर दो, जो नियंत्रण करेगा कौन से पुताना पर। तो सुनना, अंग्रेजों ने सन था 1818, जगह कहां थी, दिल्ली में स्थापना की राजपूताना रेजिडेंसी की। बोलो किसकी स्थापना की। अब सुनो, कब स्थापना की, कहां की। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का सर्वाधिकारी जो बनाया वो कहलाया रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या कहलाया,
रेजिडेंट फॉर राजपुताना, और पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना का जो बना था उसका नाम था सर डेविड ऑक्टर लोनी। क्या नाम था? अब ये सर डेविड ऑक्टर लोनी क्या करता सुनो। इसका कार्य होता संपूर्ण रियासतों पर राजपुताना पर क्या करना, और जिन जिन रियासतों में बिठाए हुए थे रेजिडेंट उनको आदेश और निर्देश देना। कहाँ से? कौन सी रेजिडेंसी से? ये कार्य था किसका? बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई। अब एक और छोटा सा किस्सा और उदाहरण सुनो। स्टूडेंट्स, पहले मुझे वो स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पूरे हाथ खड़े करो। जय हो। महात्मा गांधी ने सही कहा था कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? हाँ, शहर में तो कुछ और ही होता है। अगर आत्मा निवास करती है गांव में तो शहरों में नहीं। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि शहर वाले स्टूडेंट्स नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, सुनो। अब एक उदाहरण सुनना, ग्रामीण क्षेत्र वालों को और बिल्कुल शहर वालों को भी समझ में आ जाएगा, पर ग्रामीण वालों को थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान और हर व्यक्ति के घर में पशुपालन होता कि नहीं होता है? पालते कि नहीं पालते? और पशुओं को पालने के लिए और बांधने के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? बाड़ा। क्या कहते हैं? अब सुनो अच्छे से, उस बाड़े के अंदर सपोज करो हमारे बाड़े में खूब सारे क्या बांधे हुए हैं? जानवर बांधे हुए। उनमें से एक गाय है। क्या है? दुधारू गाय है। पर गाय बड़ी नकटी है। वो बार बार क्या तुड़वा देती है? क्या तुड़वा देती है? और अपने बच्चे के पास जाकर क्या पिला देती है? अब पिताजी बड़े परेशान हो गए। पिताजी बाड़े में आए और पहले धमाधम बढ़िया क्या खोदा? खड्डा। क्या डाला? और अंदर पत्थर डालकर धमाधम मजबूत तरीके से क्या लगाया? खूंटा। और क्या बांध दी? गाय। अरे रस्सी नहीं, गाय बांध दी कि रस्सी बांध दी? अरे रस्सी किसकी? गाय की। अब सुनो अच्छे से, सुनते रहो, आप बिल्कुल ही मत बोलो। बोले तो ध्यान रखना, साला कहानियां सभी गायब कर दूंगा और बोट भराऊंगा और कहूंगा छाप लो। यही करना है? बहुत बढ़िया। तो सुनो, अब पापा उस गाय को बांधकर कहाँ आ गए? घर पर। अब घर पर आ गए, 10 मिनट 15 मिनट बैठे। पापा का मन नहीं माना, गाय पे भरोसा, क्योंकि गाय नकटी है। 15 मिनट बाद पापा ने हमें आवाज लगाई कि एक कालिया अठया। हम आए और पापा ने कहा कि जा बाड़े के अंदर देख कर आ, गाय ने खूंटा तुड़वाया या नहीं। अब हम आए, आगे देखा तो खूंटा गायब। अब बाड़े से उसन बोल्ट से भी फास्ट भागकर हम आए कहा? पापा के पास घर पर, और का फाफा खूंटा गायब। अब सुनो, इस छोटे से उदाहरण से मैं जो चीज कहूंगा एग्जाम में तुम कोई बात भूल जाओगे ना, ये खूंटा याद दिलवा देगा। ये राजस्थान है प्रधान। सुनते रहो, क्या है? राजस्थान के एक बाड़े के अंदर गाय नियंत्रण में नहीं रहती। क्या अंग्रेज दिल्ली में बैठकर राजपुताना को कंट्रोल कर लेंगे क्या? बोलो। बहुत बढ़िया। अब सुनो स्टूडेंट्स, 1818 में राजपुताना पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने राजपुताना रेजिडेंसी की क्या की? कहाँ की? और इस रेजिडेंसी के माध्यम से नियंत्रित करना चाहते थे किसको? अब सुनो,
ये सिस्टम चलता रहा 1818 से लेकर 1800, बोलो कब तक, 1832 तक चलता रहा। पूरा नियंत्रण तो नहीं कर पा रहे थे पर चल रहा था। 1832 में गवर्नर जनरल बदल गया और गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बोलो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि जब 1818 में हो गई कौन सी संधिया और आज चल रहा है 1832, हम पूर्णतः नियंत्रण राजपूताना पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसने अपने कुछ सदस्य लगाए और कहा इसकी रिपोर्ट बनाकर मुझे दो। तो अब जो रिपोर्ट दी गई जल्दी से बताओ किसको? तो उस रिपोर्ट में पहला पॉइंट बताया कि एक तो राजपूताना और एक रेजिडेंसी की जो स्थापना की गई, कहां? दोनों के बीच में भौगोलिक क्या है? अब वहां पर हमारे रेजिडेंटों को सहायता चाहिए और हम दिल्ली से सहायता भेजे, तब तक हमारे रेजिडेंटों के ऊपर माला चढ़ रखी होती है। अगर पूर्णतः नियंत्रण करना हो तो इस रेजिडेंसी की स्थापना करो कौन से थान में? कौन से पुताना में? अब सुनो अच्छे से, गवर्नर जनरल कौन है? सन कौन सा है? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी कौन से थान में? सुनो स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, बताओ राजस्थान में स्थापित हुई कौन सी? राजपुताना रेजिडेंसी। कब स्थापित हुई? तो किस गवर्नर जनरल के समय? बेंटिक के समय। सुनते रहिएगा। और गवर्नर जनरल ने कहा कि राजपुताना रेजिडेंसी का जो सर्वे सर्वा अधिकारी होगा वो एक राज्य पर, एक राजपुताना पर मुझे रिप्रेजेंट करेगा और नया पद का सृजन होगा और वो कहलाएगा AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो सुनो, AGG पद का सृजन कब हो रहा है? तो सवाल सीधा बनेगा, राजस्थान का पहला AGG कौन था? सही है कि नहीं है? वो था सर को गोली मारो, मिस्टर अब्राहम लॉकेट। कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट था। और इस राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय जो बनाया गया, किसको बनाया गया? बोलो बोलो। अब सुनो स्टूडेंट्स, अंग्रेज जो थे ना, थोड़े गेले थे। क्या थे? हमारी राजस्थानी भाषा में थोड़ा नहीं, डपोड़ नहीं बोल सकते, डपोड़ तो शुद्ध डपोड़ हो जाता है। थोड़े गेले थे। क्या थे? अंग्रेज कुछ गलतियां करते थे पर ठोकर खाते ही उन्हें क्या आ जाती? अकल और बुद्धि आ जाती। और हम जब तक नाखून नहीं टूटता तब तक ठोकरे खाते रहते पर अकल नहीं आती। तो सुनो, 1832 में अंग्रेजों ने राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय किसको बनाया? अब इनको हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पता तो था नहीं और बेटों ने मुख्यालय बना दिया किसको? और हमारे राजस्थान के अंदर 3 महीने, मई, जून, जुलाई, कड़ाके की पड़ती है क्या? और इस समय तो हर एक नोरा फतेह अली खान का फैन हो जाता है, एक ही गीत गाता है, हाय गर्मी। फैक्ट ठीक नहीं है। और सुनो, अंग्रेजों का रंग कैसा होता है? बोलो। और गोरों को तो गर्मी और भी ज्यादा लगती। तो अंग्रेज बड़े परेशान हो गए थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब
राजपूताना में ही ऐसा स्थान देखो जहां गर्मी में भी सर्दी है। इस गाने की अगली लाइन है, देख लो। तो कहा ऐसा स्थान देखो जहां गर्मी में भी क्या रहे, ठंडी रहे, अच्छा ठंडा इलाका रहे, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। पूरे राजपूताना में ऐसा हिल स्टेशन एक ही है, कौन सा? बोलो। तो 1845 में, बोलो सन कौन सा है? 1845 में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय बनाया कौन से आबू को? सिर्फ तो सिर्फ कौन से समय में, कौन से सेशन में? ग्रीष्म ऋतु में। अब कंप्लीट हुई आपके राजपूताना रेजी। अब सुनो, अब वापस पूछ रहा हूं आपको, बोर्ड पर देखो मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स। जब ये चीजें आप, अब सपोज करो एग्जामिनर अगर सवाल पूछे कि राजपूताना में अंग्रेजों की स्थिति पर प्रकाश डालिए, तो सुनो, जब ये चीजें माइंड में होगी, सिर्फ पहले पॉइंट माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले नीतियां, जिसमें सहायक संधि, अधीनस्थ संधि, नियंत्रण हेतु राजपूताना। जब ये 3 पॉइंट माइंड में होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सहायक संधि के कितने पॉइंट लिखोगे? 5। अधीनस्थ के कितने लिखोगे? और राजपूताना के कितने लिखोगे? सीधी बातें, कोई बिना फालतू की बकवास नहीं। अब सुनना, समझाया है, जल्दी से बताओ। राजपूताना रेजिडेंसी की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई? कब की गई? रेजिडेंट फॉर राजपूताना किसे बनाया गया? गोली मारो। ऑक्टर लोनी। कौन सा लोनी? किसको बनाया गया? ओके। क्या अंग्रेज राजपूताना को पूर्णतः नियंत्रित कर पा रहे थे? सन आया कौन सा? भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजपूताना की रियासतों पर पूर्णतः नियंत्रण करने हेतु राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कौन से थान में की? अब बताओ, राजपूताना रेजिडेंसी का स्थायी मुख्यालय किसको बनाया? कौन से पद का सृजन हुआ? पहला एजीजी कौन था? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। आपको याद रखना, मिस्टर लॉकेट कौन था? अब सुनो स्टूडेंट्स, सन आया 1840। ग्रीष्म ऋतु के दौरान अंग्रेजों का मुख्यालय होता था कौन सा? आबू। कौन सा? आबू। अब बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? चीजें अच्छे से समझो और अच्छे से पढ़ो। मैं चाहता तो सीधा 1857 की क्रांति ही प्रारंभ करता, क्रांति प्रारंभ करता और सवाल पूछ लेता, अंग्रेजों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। मैंने क्या कहा? फाउंडेशन को भी साथ में लेकर चलना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान रखें। अब तक हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं और कितने गवर्नर जनरल पढ़े हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे सीरीज होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी नीति पढ़ी थी? गवर्नर जनरल। दूसरी कौन सी? गवर्नर जनरल। तीसरा कौन सा डेंसी? बोलो। गवर्नर जनरल। बस। अब सवाल दोनों पूछे हुए हैं, ये भी बताऊंगा कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा है। पहला सवाल ये भी पूछा हुआ है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की? नहीं पूछेगा। अधीनस्थ संधिया किसके समय हुई? सीईटी का पेपर जाकर उठाकर देख लेना, अभी हाल ही में सवाल पूछा है। अब सवाल आएगा 101%। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में किस गवर्नर जनरल के समय की गई? बताओ कौन? क्या गलत करके आओगे? वहां ऑप्शंस में कैनिंग होगा, करोगे? डलहौजी होगा, करोगे? हेस्टिंग्स होगा, करोगे?
किसको करोगे? बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले इस पॉइंट को। अब जो संधियों का प्रारूप लिखा ना, इसी के नीचे एक लाइन लिखो पहले। संधियों के प्रारूप के नीचे ही स्टार और नोट लगाकर लिखो स्टूडेंट्स। लिखो राजपूताना की रियासतों पर नियंत्रण करने हेतु। राजपूताना की रियासतों पर नियंत्रण करने हेतु। और लिखते समय माइंड में अप करके लिखे, बोल बोल कर लिखे माइंड में। राजपूताना की रियासतों पर नियंत्रण करने हेतु 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में दिल्ली में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई तथा इसके प्रथम को गोली मारो, इसके रेजिडेंट फॉर राजपूताना तथा इसके रेजिडेंट फॉर राजपूताना, पूरा लिख लेना एक बार। इसके रेजिडेंट फॉर राजपूताना सर डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया। सर डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया। लिख लिया? ये तो हो गया एक पहला वाला पॉइंट जब स्थापित हुआ। नए पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो। स्टार और नोट लगाकर लिखो। 1832 में 1832 ईस्वी में 1832 में गवर्नर जनरल, अंडरलाइन कर लेना, पहले बोल रहा हूं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में की गई। पहले लिख लो, राजस्थान में की गई। हमेशा स्टूडेंट्स चीजें मतलब लाइनों में कम, लेख कम लिखो, पर चीजें इतनी सीमित लिखो कि पूरा सारांश दे दे। अब सुनो कैसे लिखना है। लाइन के बीचों बीच में वापस लिखो राजपूताना रेजिडेंसी। रेजिडेंसी पहला ही पॉइंट एरो निकाल कर लिखोगे स्थापना 1832, फिर लिखोगे मुख्यालय कौन सा? मेर, अजमेर। और नंबर 3 पॉइंट स्टूडेंट्स, कौन से पद का सृजन? एजीजी पद का सृजन। और इसी के नीचे वापस लिखोगे पहला एजीजी, पहले एजीजी के आगे नाम लिखोगे मिस्टर अब्राहम लॉकेट। फिर इसी के नीचे वापस वही स्टार और नोट लगाकर 1845 में
अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय किसको बनाया? माउंट आबू को बनाया। कोष्टक में लिखोगे कौन से सेशन में? हाँ, ग्रीष्म ऋतु में। लिख लो जल्दी से। बढ़िया अच्छे से चीज़ें एकदम बढ़िया साफ और अच्छी लिखे। और सभी स्टूडेंटों को एक बात कहूँगा, आप अलग पेन का प्रयोग कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक पेन के का प्रयोग बिल्कुल भी मत करो, वो पेन है रेड पेन। कौन सा? सुन लेना, रीजन बताता हूँ स्टूडेंट्स। रेड पेन का प्रयोग करो तो बढ़िया उच्च क्वालिटी का रेड पेन होना चाहिए, जेल पेन होना चाहिए अच्छा वाला। और या तो फिर मैं तो कहूँ रेड का प्रयोग ही मत करो, बिकॉज रेड पेन जो होता है ना, वो 1 महीने 1.5 महीने बाद वापस प्रिंट होता है सामने। समझ गए ना? तो जो आपने मेहनत की है अभी तो बहुत फूटरी लगेगी, 2 महीने बाद हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। हाँ, वक्त के साथ। सही है कि नहीं है? इसलिए आप एक काम करो, 2 ही पेन का प्रयोग करो, ब्लैक और ब्लू पेन का। इस बात को ध्यान रखें। कंप्लीट ना? ओके, ये लिख लिया आपने? लिख लिया ना? अब सुनो स्टूडेंट्स, हमने जो स्टार्ट किया है मॉडर्न, वो 1798 से किया, यानी सायक संधि से किया। और धीरे धीरे देखो पहुंच रहे हैं किधर? 1857 की क्रांति की तरफ। हमने सफर तय कर लिया है 1845 तक। अब एक और गवर्नर जनरल, अब तक कितने पड़े हैं? अब एक और चौथा गवर्नर जनरल आ रहा है जो बड़ा खतरनाक होगा। सुनो, अगला जो गवर्नर जनरल आया, पहले तो बताओ ये गवर्नर जनरल पद किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सर्वे सर्वाधिकारी होता था। इसका कार्य होता था कि भारत में जाकर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर क्या करना? अधिकार करना, और व्यापार के नाम पर वहां की संपदा को कहां पहुंचाना। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब गवर्नर जनरल जो आया स्टूडेंट्स, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? और लॉर्ड डलहौजी ने आकर एक ऐसी मतलब संधि लागू की, एक ऐसी नीति लागू की जो सबसे हटकर थी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा ऐसा काम करके जाऊंगा कि इंडिया की आने वाली जनरेशन मुझे अच्छे से याद करेगी। और देख लो आज चल रहा है 2023, हम दूसरे गवर्नर जनरलों को भी याद कर रहे हैं, पर ठरके के साथ याद करेंगे किसको? डलहौजी। डलहौजी ने कहा कि एक ऐसा रूल्स कंडक्ट कर रहा हूं कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमारे ब्रिटिश का भारत के क्षेत्र पर क्या होगा? अधिकार। अब उसने ऐसा क्या किया और क्या करा? सुनो, उसने 1848 में, बोलो सन कौन सा बोला? 1848 में एक बात कही कि भारत के रियासतों के राजा सभी कान खोलकर सुन लो, जिनके खुद का पुत्र है, जिसके पुत्र है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत, पर जिसके खुद का पुत्र नहीं है उन राजाओं पर मैं गोद लेने की प्रथा पर क्या लगाता हूं?
प्रतिबंध लगाता हूं, रोक लगाता हूं। अब सुनो, और यही नीति कहलाई गोद निषेध नीति। देखो शब्द कह रहा है गोद निषेध नीति। गोद लेने की प्रथा पर नीति यानी प्रतिबंध लगा दिया किसने? डलहौजी। आम जनता पर नहीं, सिर्फ रियासतों के राजाओं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा सुनना। डलहौजी ने कहा कि वह रियासतों के राजा जिनके पुत्र नहीं है, उनकी बिना पुत्र के क्या होगी? मृत्यु। तो उस रियासत को उत्तराधिकारी मिलेगा ही, उस रियासत का बाद में कोई राजा होगा ही, तब उस रियासत पर अधिकार हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी गोद निषेध नीति का दूसरा नाम रखा गया राज्य हड़प नीति, तीसरा नाम व्यपगत नीति, और चौथा नाम इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। क्या रखा गया? अब सुनो स्टूडेंट्स, हमेशा मैं कहता हूं ना, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो और उनको समझो। अब सुनो, जब डलहौजी ने ये नियम कंडक्ट किया, ये नीति लागू की, तो कुछ रियासतों के राजा ऐसे होंगे जिनके संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी, उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, बाद में उस रियासत को क्या कर लिया? हड़प लिया। तो बताओ, गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले भारत की कौन सी रियासत को हड़पा गया? कौन सी तारा? बोलो। कहाँ है? महाराष्ट्र में। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जिनको याद है वो तो बहुत बढ़िया बात है, जिनको याद नहीं है वो अच्छे से सुनना। जो चीज पूछूं ईमानदारी से जवाब दोगे या नहीं दोगे? पहले तो ये बताओ, दोगे? बाजीराव मस्तानी मूवी किस किस ने देखी? जल्दी से पूरा हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ। बहुत बढ़िया, बस जिंदगी में यही बचा है, मूवियाँ देखोगे। बहुत बढ़िया किया। मूवियाँ देखनी चाहिए जो इतिहास से रिलेटेड हो, पर तुम तो देखोगे हैप्पी भाग जाएगी। हाँ। अब सुनो, इस बाजीराव मस्तानी के अंदर सुनो स्टूडेंट्स, बाजीराव और मस्तानी का उल्लेख मिलता कि नहीं मिलता है? बाजीराव एक बार क्या करते हैं, बुंदेलखंड साम्राज्य होता है, उस बुंदेलखंड की सुरक्षा हेतु चले जाते हैं, और कहा जाता है कि उस दौरान बुंदेलखंड के जो राजा होते हैं, उन राजा की एक पासवान बेगम होती है, उस बेगम की कोख से जन्म हो रखा होता है मस्तानी का। मस्तानी कहा जाता है कि बुंदेलखंड युद्ध के दौरान जान बचाती है किसकी? बाजीराव की। तो बाजीराव थोड़े खुश हो जाते हैं किससे? और मस्तानी को उपहार में अपनी कटार दे देते हैं, और वापस आ जाते हैं कहाँ? पुणे, अपने साम्राज्य में। अब सुनो, अब उधर मस्तानी जो थी, कटार को देखकर बार बार याद कर रही थी किसको? बाजीराव को। और वो भी पीछे पीछे आ गई किसके? बाजीराव के। कहाँ? पुणे। अब पुणे आ गई स्टूडेंट्स, उस समय बाजीराव कहीं बाहर युद्ध अभियानों पर गए हुए थे। अब जब वो पहुंची, दरबार में प्रवेश हो रहा था, तब बाहर रोका गया पहले और कहा कि जाओ आप अंदर संदेश भेजो कि बुंदेलखंड की सौगात मस्तानी आई है। तो अंदर संदेश गया, तो बाजीराव की जो माँ थी वो आई, और साथ में उनके कुछ दासियां भी आई। आगे देखा किसको? मस्तानी को। तो मस्तानी बड़ी खूबसूरत थी। तो बाजीराव की माँ ने कहा कि बड़े फूट रहे हो आप, माँ बड़ी खूबसूरत हो, कौन हो आप? तो कहा हम बुंदेलखंड से आए। और आपको पता है, प्रशंसा होते ही तो मस्तानी बाई से रहा नहीं गया, और मस्तानी बाई ने कहा ठोक दो, और मैं आपके पुत्र की
पत्नी हो। सीधा बोल दिया। किसको? माँ को, सासू माँ को। बिल्कुल। सुनते रहो स्टूडेंट्स। बाजीराव की माँ ने भी हंसकर कहा कि मस्तानी जी, हमारे पुत्र एक बड़े वीर योद्धा है, पेशवा है, और हमारे पेशवा से शादी करने के लिए तुम्हारे जैसी खूब सारी लड़कियां लाइनों में खड़ी है। तुम्हारे कहने से मेरा पुत्र तुम्हारा पति होने वाला। तब उसी मस्तानी ने क्या निकाली और कहा, सासू माँ इसको जानते हो? तो कहा कि ये कटार तो मेरे पुत्र यानी पेशवा बाजीराव की। तो मस्तानी ने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने हमें ये कटार उपहार में दी है। तो कहा, कटार लेने से, उपहार में देने से क्या तुम उसकी पत्नी बन गए? तब मस्तानी ने कहा, हमारे बुंदेलखंड साम्राज्य के अंदर एक परंपरा है कि कोई कुंवारी लड़की को कोई युवराज या कोई राजकुमार या कोई भी कोई निशानी दे देता है तो वो कुंवारी कन्या उस चीज को साक्षी मानकर फेरे खा लेती है और उसकी क्या बन जाती है? हमने भी फेरे ले लिए हैं। तब स्टूडेंट्स ये बात कही किसको? सासू माँ को। तब बाजीराव की माँ ने कहा सैनिकों को कि इस मस्तानी को सतारा के किले में कैद कर दो। कौन से किले में? अब तुम्हें वहां सतारा थोड़ी सुनाई देता है। अगर मूवी देखते हो ना स्टूडेंट्स, इसी मूवी में सतारा का 4 से 5 बार जिक्र हुआ। और ये सतारा रियासत वही है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस के तहत सर्वप्रथम भारत में हड़पी गई रियासत थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हो गई भारत की गोली मारो। हम पढ़ रहे कौन सा थान। अब सवाल पूछेगा स्टूडेंट्स कि राजपूताना की पहली रियासत जिसको गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम हड़पा गया था, बोलो? करौली। कौन सी रोली? करौली रियासत को हड़पा था किसने? बोलो? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन बताकर करौली पर क्या कर लिया? अधिकार। और करौली की रिपोर्ट भेजी। अपने ऊपर एक आधिकारिक मंडल बैठता था जिसको उस समय अंग्रेजों की भाषा में कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या कहा जाता था? अब बताओ, राजपूताना की कौन सी रियासत को हड़पा? करौली को हड़प कर करौली की रिपोर्ट भेजी किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने देखा करौली को, तो देखा तो करौली रियासत को बेबुनियाद हड़पा किसने? डलहौजी ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अनुमति प्रदान नहीं की। पर सुनो, एक बार तो हड़प लिया किसने? डलहौजी ने। समझ में आया कि नहीं है? अब सुनो, अगर सवाल पूछे कि राजपूताना की पहली रियासत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सेज या राज्य हड़प के तहत हड़पा गया वो हो गई करौली। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, उसने रियासत नहीं पूछकर सवाल में दे दिया राजपूताना का पहला क्षेत्र जिसको अंग्रेजों ने हड़पा वो कौन सा था? ब्यावर। कौन सा था? कौन सा था? और उसी ब्यावर में पहले स्थापित हो चुकी थी मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन। और मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय भी बनाया कौन से वर्ग को? समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लो, ऑटोमेटिकली अगला गवर्नर जनरल आ गया लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का नियम आ गया गोद निषेध। हेडिंग डालो जल्दी से, सीधा हेडिंग डालोगे गोद निषेध नीति। नीति ऑब्लिक करके राज्य हड़प
नीति ऑब्लिक करके व्यपगत नीति, और इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस। इन सबको अंडरलाइन करोगे और बीच में एरो निकाल कर लिखोगे लागू किसने किया ये? लॉर्ड डलहौजी। यहां पर मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान का हड़पा गया पहला क्षेत्र तो क्या कहोगे? ब्यावर। और रियासत पूछे तो कौन सी? करौली। और यहीं पर नोट लगाकर या आगे लिख दोगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अनुमति प्रदान नहीं की। लिखिए जल्दी से। अब जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, और इंडियन हिस्ट्री के दौरान भी जिक्र होगा किसका? आपके गोद निषेध नीति का, तब वहां पर आपको पता चलेगा कि ये गोद निषेध नीति जो चली थी ये 1856 तक चली थी, 1856 तक। और 56 के बाद बताओ कौन सा सन आया? 1857। और 1857 में प्रारंभ हुई क्रांति। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब तक जो तुमने पढ़ा है ये सिर्फ तो सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसकी? 1857 के क्रांति की और अंग्रेजों की क्रांति तक स्थिति की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसके जो सब टॉपिक है उसको भी सामान्य जानकारी के रूप में पहले अच्छे से पढ़ो। अब सपोज करो मुझे तो सिर्फ टॉपिक वाइज ही चलना होता तो मैं तो प्रारंभ अब यहां से करता। समझ में आया कि नहीं आया? और देख लो पीछे पॉइंट कितने छूट जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और माइंड के अंदर सीरीज भी बनाओ कि टोटली अंग्रेजों की अब कितनी बातें हो गई? 4। और 4 बातों के साथ गवर्नर जनरल भी कितने? ऐसे अगर सीरीज और कनेक्टिविटी करना सीख गए ना तो चीजें माइंड में रहेगी। अब 4 बातें सुनो। सबसे पहले कौन सी संधि? गवर्नर जनरल बोलो। बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सी संधि? गवर्नर जनरल बोलो। उसके बाद कौन सी रेजिडेंसी? गवर्नर जनरल बोलो। लॉर्ड विलियम। अब बताओ कौन सी नीति? गवर्नर जनरल कौन? बोलो। अब सुनो, चारों पॉइंट एक तरफ दे दे और इधर गवर्नर जनरलों के नाम दे दे और फिर कहे निम्न को सुमेलित करो। नहीं कर सकते क्या? अब आराम से कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। खुद सुमेलित तो हो जाओगे पर पर्सन सुमेलित नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। कनेक्टिविटी और
जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी छाया, प्रति छाया माइंड में नहीं रहेगी, लिखने की स्किल कभी भी नहीं सुधरेगी। मैंने अभी भी आपको एक भी पॉइंट नहीं लिखाया है, किसका? फाउंडेशन के हिसाब से। मैंने क्या कहा, आप कब लिख पाओगे? जब क्रांति पूरी कंप्लीट होगी तब। बाद में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्रांति से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस यही कि अंग्रेजों ने जब राजपूताना में प्रवेश किया तो उस समय राजपूताना के राजाओं की स्थिति क्या थी? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, अंग्रेजों की सायक संधि से लेकर 1857 के क्रांति तक की स्थिति बताओ। पूरा जिक्र नहीं कर सकते क्या? आराम से कर पाओगे, पर उसके पहले टॉपिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो ये अभी जो मैटर चल रहा है वो चल रहा है प्री का। फाउंडेशन का मैटर स्टार्ट होगा प्री का टॉपिक कंप्लीट होते ही। और ये मेरा प्रॉमिस है स्टूडेंट्स कि आपको राजवंश कोई भी कहानियों में पढ़ा देगा, मॉडर्न अगर कोई कहानियों में पढ़ा दे तो चैलेंज कर देना। पूरा मॉडर्न आपका कहानियों में चलेगा और हर चीज तुम्हारे माइंड में होगी। तो अब सुनो, अब मैंने आपको बताया कि गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति जो डलहौजी की थी वो चली कब तक? 1856 तक। और अब आया सन 1857। अब होगी क्या? क्रांति। अब क्रांति के कारण खूब थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, और भी कुछ कारण थे। इन सभी कारणों को मैं लिखाऊंगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। पहले मैं लिखाऊंगा सिर्फ कितना कारण? एक, तत्कालीन कारण। कौन सा कारण? तत्कालीन का मतलब समझे, कारण तो खूब थे पर वो कारण बताओ कि जिसके तुरंत बाद क्रांति प्रारंभ हो गई, वो कहलाएगा कौन सा कारण? हाँ, अब सुनो, एक बार देख लेना अच्छे से कि वो मॉडर्न पढ़ाते हैं क्या ऐसे। एक बार देख लेना अच्छे से, वहां पर सिर्फ राजवंश ही चलते हैं, मॉडर्न कहानियों में नहीं चलता। तो सुनो अब अच्छे से और समझिएगा अच्छे से स्टूडेंट्स, और देखिएगा। तत्कालीन कारण, आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे रहना है, बस सुनते रहना, क्योंकि मैंने क्या कहा, मॉडर्न चलेगा कहानियों में। एक घटना बता रहा हूं स्टूडेंट्स। 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज एक बंदूक का प्रयोग करते थे जिसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक थी? तो देखो, बंदूक का नाम याद रखना आपको, ब्राउन बेस बंदूक थी। इस ब्राउन बेस बंदूक में क्या हुआ, टेक्निकल इशू आ गया, कोई तकनीकी समस्या आ गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्राउन बेस बंदूक को प्रतिबंधित कर दिया और उसकी जगह पर एक नई बंदूक लेकर आए जिसका नाम था, याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल्स। कौन सी? कौन सी? अब सुनो, एनफील्ड राइफल्स नहीं लेकर आए। अब जो मैं आपसे बात पूछ रहा हूं सीधा उदाहरण दोगे। बॉयज में से वो स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो जिसने एक बार भी पबजी गेम खेला हो, बिल्कुल, जिनको अच्छे से याद होगा, एक बार भी पबजी गेम खेला हो। अब सुनो, इनको अच्छे से याद होगा। स्टूडेंट्स बताओ, पबजी के अंदर खूब सारी वेराइटी की बंदूकें होती कि नहीं होती है? अब मैं आपसे पूछता हूं, AKM की बुलेट क्या स्कारएल में लग जाएगी क्या? क्यों नहीं लगेगी? हाँ, देखा बेटों को सब पता है कि सर इनकी इसकी साइज अलग अलग है। तो वैसे ही सुनो, अब नई बंदूक लाई गई ब्राउन बेस की जगह, कौन सी? एनफील्ड राइफल। कौन सी? और एनफील्ड राइफल्स नई बंदूक लाई गई तो बताओ उसका कारतूस भी अलग होगा कि नहीं होगा?
तो एनफील्ड राइफल्स का कारतूस बनाने के लिए हमारे भारत के अंदर एक फैक्ट्री स्थापित की अंग्रेजों ने। क्या स्थापित की? और वो फैक्ट्री स्थापित की थी सियालकोट में। कौन से कोट में? अब सियालकोट में क्या हुआ स्टूडेंट्स, वहाँ पर कारतूस बन रहे थे एनफील्ड राइफल्स के, और कारतूस का बनाने के लिए, उनको पैक करने के लिए खूब सारे मजदूर काम कर रहे थे। तो सियालकोट की फैक्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स एक निम्न वर्ण का मतलब निम्न जाति का मजदूर काम कर रहा था, और उसको भयंकर क्या लगी? प्यास। तो वो फैक्ट्री से बाहर आया, जहाँ पर पानी पीने की मटकियाँ जो थी वहाँ गया, देखा तो मटकियों के अंदर, जल पात्र के अंदर पानी नहीं था। वहाँ से वो वापस गया, बाहर की तरफ आया और बाहर देखा तो एक बड़ा कैबिन ऑफिस बना हुआ था। उस ऑफिस के बाहर क्या पड़ी थी? मटकी। अब उस मजदूर की, निम्न वर्ण के व्यक्ति की प्यास इतनी भयंकर थी कि वो सीधा कैबिन के पास गया, ढक्कन हटाया और क्या पी लिया? पानी। कैबिन से बाहर एक अधिकारी आया जो उच्च वर्ण का था। कौन से वर्ण का? उस मजदूर को धक्का मारा और 2-3 मारी, पीटा उसको। तो उस निम्न वर्ण के मजदूर ने क्या कहा? सुनना। कहा, साहब जी आपने मुझे क्यों मारा और क्यों धक्का दिया? तो उस उच्च वर्ण के अधिकारी ने कहा, मूर्ख, तू निम्न वर्ण का और तूने मेरी मटकी को छुआ है। मेरे मटकी के अंदर पानी जो है वो क्या हो गया? अपवित्र, दूषित हो गया, और इस पानी को अगर मैं पीऊं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब सुनो, जब ये बात कही किसको? मजदूर को। तो मजदूर हंसने लगा, और मजदूर ने हंसकर कहा, साहब जी अगर ऐसी बात है कि पानी पीने से तुम्हारा धर्म अगर भ्रष्ट हो जाएगा, अब तो मस्त रहो, तुम्हारा धर्म कब का ही भ्रष्ट हो गया। तो उस अधिकारी ने हंसकर कहा, मैंने तो मटकी का पानी नहीं पिया, कैसे भ्रष्ट हो गया? अब सुनना उसने क्या कहा। उस मजदूर ने कहा कि तुम्हारे कंधे में डाली हुई है एनफील्ड राइफल्स, और इस एनफील्ड राइफल्स का हम वहाँ फैक्ट्री में क्या बनाते हैं? कारतूस, बुलेट। और इसी कारतूस को बाद में गाय और सूअर की चर्बी से पैक करते हैं, और जब यही कारतूस पैक होकर तुम्हारे पास आता है तो तुम पहले इसे किससे? हाथ से खोलने का प्रयास करते हो, और जब हाथ से नहीं खुलता है तो मुंह से, दांत से खोलते हो। अब जब दांत से तुम कारतूस की टोपी को हटाते हो तो गाय और सूअर की चर्बी तुम्हारे शरीर में नहीं जा रही है? क्या तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? ये बात कहते ही तो उस अधिकारी ने अपने कंधे में से निकाली कौन सी? एनफील्ड राइफल, और फेंक दी। कहा, मैं इस बंदूक का प्रयोग नहीं करूंगा। तुम्हें हर कोई टीचर पढ़ाता होगा, सुन लेना, और ऑनलाइन भी सुन लेना, जो 1-2 कमेंट कर रहे हैं, और ये चीज भी जाकर देख लेना। और मैं नहीं कहूँगा, सुन लेना स्टूडेंट्स, एक टॉपिक कंप्लीट होने दो, 1857 की क्रांति। ये मेरा वादा है, राजस्थान का कोई भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ले लेना, टॉप मोस्ट, उनके भी नोट्स ले लेना और आपका रजिस्टर भी ले लेना, और खुद विश्लेषण कर लेना कि दम किस में है। ये मैं नहीं, मेरे लिखाए हुए कंटेंट और चीज़ें बताएगी। अभी एफएसओ का पेपर हुआ था, मैं छोटे मोटे सवालों की कभी भी बात नहीं करता हूँ, मैं उन सवालों की बात करता हूँ जो मेरिट बेस क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जामों में पहली बार पूछे जाते हैं। वो मेरिट बेस क्वेश्चंस आपके नोट्स में से बाहर नहीं जाएंगे।
इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं उन सवालों की बात नहीं कर रहा हूं कि क्रांति के दौरान छावनियां कितनी थी, वो नॉर्मल सवाल है। जो मेरिट बेस यानी 5 में से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 10 स्टूडेंट ही अटेंड कर पाते हैं, उन क्वेश्चंसों की बात कर रहा हूं। तो सुनो, अब यहां से सीधा सुनते रहो। गाय और सूअर की चर्बी की बात जो उठी, मैं आपको जगह बता रहा हूं कौन से कोर्ट से उठी, बोलो। और सियालकोट से ये बात पूरे आग की तरह हिंदुस्तान में फैल गई। अब सुनो, ये बात फैलती फैलती एक बटालियन थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसके पास ये बात गई। रूस के सैनिकों ने कह दिया कि हम इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। अब 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर जो नियंत्रण करते थे अंग्रेज अधिकारी, उनको पता चला तो आए। हडसन नाम का अंग्रेज अधिकारी आया, उसके साथ 1-2 और आए और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को लाइन हाजिर किया और लाइन हाजिर कराकर सावधान विश्राम करवाया और फिर कहा कि आज 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एनफील्ड राइफल का क्या देगी, प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण हेतु उसी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में से आगे बुलाया स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मंगल पांडे को। किसको? अब मंगल पांडे को आगे बुलाया और मंगल पांडे को सीधा कहा कि उठाओ कौन सी राइफल, एनफील्ड राइफल, और क्या दो, प्रशिक्षण। पांडे जी ने मना कर दिया कि इसमें गाय और सूअर की क्या है, और मैं हूं पांडे यानी उच्च वर्ण का, मैं इस बंदूक का प्रशिक्षण नहीं दूंगा। हडसन ने धमकाया किसको? पांडे जी को। कहा शट अप, बंदूक उठाओ, प्रशिक्षण दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे बोला करो ताकि याद हो जाए। पांडे जी का नो, नहीं उठाएंगे। और धमकाया किसने? हडसन ने। तो बिल्कुल गुस्सा आ गया किसको? और पांडे जी की आत्मा माटी। पांडे जी ने एनफील्ड राइफल्स उठाई और चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से बिल्कुल खोला और लोडेड किया किसको? एनफील्ड राइफल्स को। अब जो हडसन जो था ना, उसके साथ जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको कहा, हडसन ने कहा देखा मेरा जलवा, बोल रहे थे नहीं पर प्रशिक्षण दूंगा। तो पांडे जी ने वापस पूछ लिया हडसन को कि प्रशिक्षण किधर देना है। तो हडसन ने मजाक में बोल दिया ठुमाड़ी मर्जी जिधर दे दो। अब पांडे जी की और बिल्कुल प्रशिक्षण दिया किसके ऊपर? अब सुनो, ये थी 1857 के क्रांति की पहली घटना। विद्रोह नहीं, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति ने गठित की, इसलिए ये क्या कहलाई? घटना, जिसको तुम बैरकपुर की घटना कहते हो कि नहीं कहते हो? तो चीजें पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि चीजें पूरी याद हो जाए। और तत्कालीन कारण जो बना वो गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस बना। तुम्हें हर टीचर लिखाएगा ये तत्कालीन कारण, पर तुम ये बात स्पेसिफिक जानो कि ये बात उठी कहां से? सियालकोट से। ये अगर कोई टीचर बताए तो आकर मुझे बताना। समझ गए ना? तो स्पेसिफिक चीजें जानो। इन चीजों को अगर जान लिया ना, तो कारण तुम्हारे सामने हर एक दे रखे होंगे, ऑटोमेटिकली तुम पता कर लोगे कि हाँ ये है तत्कालीन कारण। अब यहां पर देखो 3 चीजें याद रखनी है। क्रांति के पहले कौन सी बंदूक का प्रयोग? ब्राउन बेस। क्रांति के समय कौन सी बंदूक? एनफील्ड राइफल्स। और इसी राइफल्स का कारतूस बना तत्कालीन कारण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो स्टूडेंट्स, यहीं पर
क्रांति का तत्कालीन कारण। सियालकोट वर्तमान में, हाँ, पर पहले हम पढ़ रहे 1857 के आसपास, तो उस समय तो हाँ, लिखो लिखो स्टूडेंट्स, क्रांति का तत्कालीन कारण। अजय, इसीलिए मैं कहता हूं भाई कि अभी टॉपिक शुरू हुए हैं, अभी देखते जाओ, चीजें काफी आएगी। स्टूडेंट्स, तत्कालीन कारण हेडिंग डाल दिया और इसके आगे ही पॉइंट लिखो। तत्कालीन कारण के आगे पहले पूरा कारण लिख दोगे, गाय सूअर की चर्बी युक्त कारतूस। उसके बाद इसी पॉइंट के अंदर लिखोगे 1857 की क्रांति के पहले, 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज कौन सी ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करते थे। तकनीकी समस्या के कारण, तकनीकी समस्या के कारण तकनीकी समस्या के कारण इस बंदूक को प्रतिबंधित कर कौन सी लाई गई रे? एनफील्ड राइफल्स नामक बंदूक का प्रयोग किया गया। इस बंदूक का कारतूस किसकी? गाय व सूअर की चर्बी युक्त था, जो क्रांति का कौन सा कारण बना? बहुत बढ़िया, तत्कालीन कारण बना। और एक्स्ट्रा नॉलेज के अंदर इस घटना से रिलेटेड जो कहानी है वो देखो, 4 महीने बाद भी तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें याद दिलवाने के लिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको देखते ही पूरी कहानी माइंड में आ जाएगी। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एनफील्ड राइफल्स का कारतूस बराबर करके सियालकोट। 3 महीने बाद भी पढ़ोगे ना, तो अभी जो मैंने ये कहानी बताई ना, सियालकोट को देखते ही तुम्हें याद आ जाएगी कि हाँ सर ने बताया था, वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ। यहीं पर कोष्टक में लिख लो, एनफील्ड राइफल्स का कारतूस कौन सी फैक्ट्री? सियालकोट फैक्ट्री। लिख लो। साइंस की क्लास लाइब्रेरी में नहीं आ रही है, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स। लिख लिया?
ये हो गया स्टूडेंट्स आपके क्रांति का कौन सा कारण, तत्कालीन कारण। अब हमारा जो वास्तविक रूप से जो टॉपिक शुरू होगा 1857 की क्रांति, वो अब प्रारंभ होगा। अब सुनो, पहले क्रांति राजस्थान की पढ़ने से पहले कुछ बातें तुम्हें भारत की 1857 की क्रांति की भी पता होनी चाहिए, अगर कंटेंट को बनाना चाहते हो और फॉरएवर के लिए क्रांति को याद करना चाहते हो तो। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं आपको इंडिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट नहीं बताऊं, और मैं जब नसीराबाद पढ़ाऊंगा विद्रोह, नीमच विद्रोह पढ़ाऊंगा, एरनपुरा विद्रोह पढ़ाऊंगा, तो वहां पर पॉइंट लिखाऊंगा कि एरनपुरा के क्रांतिकारी कहाँ गए, दिल्ली, और नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब दिल्ली गए क्यों, सही है कि नहीं है, इसका तुम्हें पहले पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनिएगा, सियालकोट कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। तो सुनिएगा अच्छे से अगले पॉइंट। अब पहले मैं भारत की क्रांति के कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, जिसमें सुन लेना। जब क्रांति प्रारंभ हुई, पहला ही पॉइंट, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलो। कैनिंग। तो अब सुनो, अच्छे से सुनना, ये आ गया कितवा गवर्नर जनरल? पांचवा। तो 5 गवर्नर जनरल प्लस उनके स्पेसिफिक कार्य तुमने उनके साथ ही याद कर लिए। ये होता है सिस्टमेटिक रूप से कंसेप्टली स्टडी। समझ में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल अंगुलियों पर रखना है कि 1857 तक और 1857 पूरा पढ़ते हैं, कितने गवर्नर जनरलों का उल्लेख? 5, और पांचों की हर एक स्पेसिफिक बात। तो सुनो, नंबर फर्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति हुई, तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब सुनो अगला पॉइंट, स्टूडेंट्स 1857 की क्रांति यानी विद्रोह करने के लिए तय तारीख की गई थी। कितनी मई? कितनी मई? गोली मारो। सवाल सुनना अब, जो मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है और सबसे इजी सवाल था। सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चंस बनाकर स्टूडेंटों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर अगर सीधा क्वेश्चंस दे, हजारों स्टूडेंट बैठते हैं, सब अटेंड कर लेंगे। एग्जामिनर ने माइंड पढ़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंटों का, कि उन्होंने रट्टा सिस्टम मारा है तो शुद्ध गलत करेंगे, और समझ कर पढ़ा है तो आराम से राइट करेंगे। अभी देखते हैं आप में भी लैंग्वेज क्वेश्चन सुनना। मैंने कहा ना, क्वेश्चंस भी बताऊंगा। सवाल है, 1857 की क्रांति की तय तारीख के दिन राजस्थान में विद्रोह कहाँ हुआ? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। ये लैंग्वेज क्वेश्चंस। 1857 की क्रांति की तय तारीख के दिन राजस्थान में विद्रोह कहाँ हुआ? अब देखो, न तो तारीख दी, ना कोई बात, और सवाल को लिंक कर लिया किससे? भारत की तय तारीख से, क्रांति की। हाँ, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? भरतपुर। कौन सा पुर? अब सुनो, भरतपुर में जो विद्रोह हुआ 31 मई को हुआ 1857 को, और भारत में क्रांति की भी तय तारीख 31 मई थी। अब लैंग्वेज क्वेश्चंस वापस सुनो। 1857 की क्रांति की तय तारीख के दिन राजस्थान में विद्रोह कहाँ हुआ? कौन से पुर में? समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जामिनर अगर सीधा पूछे कि भरतपुर में विद्रोह कब हुआ, तो काफी स्टूडेंटों को पता था कि कितनी तारीख को हुआ, 31 मई को। लैंग्वेज ही बनाकर एग्जामिनर ने खेल लिया, और आता हुआ सवाल एक गलत किया तो कंपटीशन से सीधा बाहर। ये वैल्यू होती है एक क्वेश्चंस की। इसलिए पहले स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनो, ये लैंग्वेज क्वेश्चंस में भरतपुर में लिखाऊंगा, पर 1 मिनट के लिए सोचो, जब मैंने तय तारीख ही तुम्हें नहीं बताई क्रांति की,
तो क्या ये लैंग्वेज क्वेश्चंस बाद में समझ में आता क्या? नहीं ना। तो हेडिंग डालो भारत की क्रांति की सामान्य जानकारी। चलो कोई नहीं, अब कल पढ़ेंगे, आज आपका टाइम हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना? पक्की बात? कल आते ही यहाँ तक पूछूंगा। समझ में आया ना? धन्यवाद।